बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको डिस्कस किया था कि फॉसिल फ्यूल से और न्यूक्लियर फ्यूल से आप कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं और वो किस तरह इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वगैरह काज करते हैं, और वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि आज हम पढ़ेंगे मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नेम से ही मैंशन हो रहा है कि ऐसे सोर्सेज जिनको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये कौन से होते हैं? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी ये बिल्कुल भी पोल्यूशन वगैरह काज नहीं करते। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होंगे जो कि हम कलेक्ट करेंगे फ्राम द सोर्सेज विच आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। ठीक है, जो नेचुरली डिज़ाइन होते हैं। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, जैसे सन से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, वाटर से है या बायोमास है, इन सब से एनर्जी जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। इसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, वो नॉन रीन्यूएबल होते हैं। अगर आपने उनको एक दफ़ा यूज़ कर ली तो आप इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और उनको हम नॉन रीन्यूएबल इसलिए भी कहते होते हैं क्योंकि उनकी फॉर्मेशन में बिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमने सबसे पहला वाला जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ना है उसमें है एनर्जी फ्रॉम द वाटर। एनर्जी फ्रॉम द वाटर में जो एनर्जी फ्रॉम द वाटर है वो सबसे चीप मेथड है। यानी कि आप जो है वो डैम्स वगैरह अगर हम लोग देखें तो डैम्स वगैरह क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, डैम्स वगैरह कुछ अगर आप कंट्री में देखें कि कुछ कंट्रीज़ जो है वो डैम किस पर्पज़ के लिए बनाती हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि अगर कोई इरिगेशन या आपाशी वगैरह उन्होंने करनी होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है विदाउट क्रिएटिंग द मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए हम वाटर को जो है वो यूज़ करते होते हैं। ठीक है, डैम्स में जो वाटर होता है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते होते हैं। ठीक है, एक तो ये कि वो कंट्रोल करते हैं फ्लड को, बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेते हैं तो फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करते होते हैं। कौन सी एनर्जी? जैसे वाटर आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है वो इस तरह स्टोर होता है, तो स्टोर एनर्जी जो वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, और जो रनिंग वाटर है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे मोटर्स वगैरह या जनरेटर वगैरह लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो जनरेटर वगैरह क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर से आप यानी वो जो रनिंग वाटर है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी पोजेस करेगा कि उससे आप जो है वो जनरेटर वगैरह को चला सकते हैं। जब जनरेटर रन होंगे तो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ अमाउंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप वाटर से भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा ये कि वाटर जो है वो एक ऐसा चीप मेथड है। दूसरा ये कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी किसी भी किस्म का वाटर जो है वो पोल्यूशन कॉज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है रीन्यूएबल का, और वाटर एक ऐसा रीन्यूएबल है जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एनर्जी फ्रॉम द सन। एनर्जी फ्रॉम द सन, जिसे हम सोलर एनर्जी भी कहते होते हैं। ठीक है, वो सन से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सनलाइट जो है वो भी इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पोल्यूट नहीं करता। ठीक है, सन रेज जो है अगर आप देखें तो अर्थ में जितनी भी लाइफ है वो अल्टीमेट सोर्स है। सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। और हम अगर देखें तो हमारी जो फूड है या फ्यूल वगैरह है या प्लांट्स वगैरह जो फूड अपनी प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो सारा का सारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी पे। ठीक है, तो अगर सोलर एनर्जी का हम कुछ पार्ट यानी फ्रैक्शन उसको यूटिलाइज कर लें, जो सन से जो हम सोलर एनर्जी आ रही है डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पे, अगर उसको आप यूटिलाइज कर लें। ठीक है, जैसे कुछ सोलर पैनल्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि सन सोलर एनर्जी को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो डिफरेंट घर के में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसको रन करते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस सन सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर लें तो हम अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड्स जो है वो या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा इनफ होगा हमारे लिए। तो उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे कि सोलर हाउस हीटिंग का जो सिस्टम है वो क्या होता है, कि जो यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी है वो एक न्यू मेथड नहीं है। यानी कि अगर हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिहाज से देखें तो बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं जिसमें आप सोलर हाउस हीटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है। अगर विंटर में देखें, विंटर की बात करें तो विंटर में सनशाइन जो है वो सूरज बहुत ज़्यादा की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल जो हीटिंग सिस्टम है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें जो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की जो फिगर है उसमें 3 उसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है कलेक्टर, ठीक है, और फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्लास है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो बेसिकली इस पार्ट को आप कहते हैं सोलर कलेक्टर कहते होते हैं, ठीक है, जो कि ग्लास के पैनल से बना होता है और उसके ऊपर जो है वो मेटल की तरह प्लेट्स होती है। तो बेसिकली जब सन रेज इस प्लेट्स के ऊपर जो है वो फॉल करेंगी तो ये सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जो भी सोलर एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बाकायदा पूरा ये वाटर का सिस्टम हुआ हुआ है, ठीक है, जिसमें कोल्ड वाटर जो है वो इस यहाँ पंप के ज़रिए जो है वो इस फॉयल के पास से, मेटल प्लेट्स के पास से गुजरेगा थ्रू दिस पाइप। और उसके बाद क्योंकि मेटल की प्लेट्स ने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, तो जो भी वाटर इन पाइप्स में से फ्लो कर रहा होगा वो इन वाटर को हीट अप कर देगा। और हीट अप होने के बाद वो वाटर जो है एज हॉट वाटर जो है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हॉट वाटर टैप्स में या के ज़रिए, या फिर आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, या फिर और डिफरेंट हाउस को हीट अप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सोलर एनर्जी है उसको आप सोलर कुकर्स में, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट, सोलर पावर प्लांट्स, इन सब में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो पिक्चर है वो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम को शो कर रही है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं कि किस तरह वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है और हाउसेस को वार्म करने के लिए या फिर हॉट वाटर की सप्लाई करने के लिए आप उसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, वो उन्हें हम कहते हैं सोलर सेल्स। तो सोलर सेल से भी आप जो है वो एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। किस तरह? बेसिकली जो सोलर सेल्स होते हैं वो सोलर, क्योंकि उनके नाम से मेंशन है कि वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो सन से हमें एनर्जी आ रही होती है, जो लाइट आ रही होती है, लाइट को डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उन्हें हम फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो का वर्ड जो यूज़ होता है फॉर द लाइट, ठीक है, क्योंकि वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन्हें, इसीलिए हम इन्हें फोटो सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली वो किससे डिज़ाइन होते हैं? वो सिलिकॉन वेफर से जो है वो बने हुए होते हैं। और दूसरा ये कि उनको कैलकुलेटर में अगर उनको हम यूज़ देखें तो कैलकुलेटर में, वॉचेस में, टॉयज़ में आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे रिमोट अगर आप चेक करें तो रिमोट में भी छोटे छोटे सेल्स जो है वो बने होते हैं, या वॉचेस में अगर देखें तो वॉचेस में छोटे से इस तरह सिलिकॉन सेल जो होते हैं उन्हें हम सोलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लार्ज सोलर पैनल्स जो अगर देखें, सोलर पैनल्स किस तरह बनाए जाते हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स को आप कंबाइन करें, ठीक है, उनकी वायरिंग करें कि सोलर सेल इस तरह का वायरिंग उनकी हुई भी है, तो आप इस तरह का पूरा एक सोलर पैनल्स भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो सोलर पैनल्स जो है वो किस तरह फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते होते हैं लाइट हाउसेस को, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स हैं या टेलीफोन बूथ्स वगैरह हैं, तो उनको भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली कि सेवरल मेथड पढ़ ली कि आप किस तरह सन रेज को जो है वो ट्रैप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर साइंटिस्ट वगैरह एक एफिशिएंट और इनएक्सपेंसिव मेथड जो है वो उसको यूज़ कर लें, एक बना लें कि किस तरह जो है वो एक सन सोलर एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो हम एक बहुत सी क्लीन लिमिटलेस एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं सोलर एनर्जी। ये सोलर पैनल अगर देखें तो सोलर पैनल जो है वो फिक्स्ड होते हैं एट द रूफ ऑफ द हाउस। अब देखें ये सोलर पैनल जो है वो इस तरह घरों की छत के ऊपर जो है वो इस तरह लगाए जाते हैं, और जैसे ही जब तक सन जो है वो शाइन करता रहता है तो ये एनर्जी को जो है वो सेव करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, और फिर उसके बाद आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ जो है वो एनर्जी के रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ लिए। उसके बाद उसके कुछ और भी एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये एनर्जी फ्रॉम द बायोमास है। विंड एनर्जी का मतलब है कि किस तरह आप विंड को, मूविंग एयर इज बेसिकली कॉल्ड विंड, एंड मूविंग एयर पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी, विंड कौन सी एनर्जी पोजेस कर होगा? काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर होता है, ठीक है। तो विंड को भी आप जो है वो डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम लोग देखें तो विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। वो विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ कर होते हैं, टर्बाइंस वगैरह रन होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो वहाँ से ऑब्टेन करते होते हैं, ठीक है। तो
बेसिकली अगर हम देखें तो विंड मिल इस तरह के होते हैं, उनके कुछ इस तरह ब्लेड्स वगैरह होते हैं, फ़ैन टाइप चीज़ होती है, ठीक है। और ये ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ के इर्द गिर्द बिल्कुल भी पोल्यूशन वगैरह, वो पॉपुलेशन वगैरह ना हो, या बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, जहाँ बहुत सारा जो विंड एनर्जी है वो होती है, ठीक है। बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, तो जैसी हवा चलेगी तो इसके जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो वो एनर्जी जो वो पोजेस करेंगे, और फिर उसके बाद आगे उनके टरबाइंस वगैरह, जनरेटर वगैरह लगे होते हैं जो कि इन उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। विंड टरबाइंस को वो रन करती है, जो भी विंड एनर्जी होती है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट में एक दिन में 1300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूजिंग विंड टरबाइन से हम जनरेट बना सकते हैं और यूज़ करते होते हैं। और यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप में जब 100 मेगावाट की एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी से वो ऑब्टेन करते हैं, विंड टरबाइन से या विंड पावर से एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो एनर्जी का सोर्स है उसे हम लोग कहते होते हैं जियो थर्मल एनर्जी कहते होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है। जियो बेसिकली कहते होते हैं अर्थ को, और थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी हम अर्थ से जो है वो हीट एनर्जी किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो हमें हॉट वाटर जो है वो प्रोवाइड करती होती है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होती हैं जिन्हें हम हॉट स्ट्रीम या गर्म चश्मे या गीजर्स वगैरह कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी होता है, हॉट वाटर होता है, ठीक है। तो उससे हम बहुत ज़्यादा हॉट हीट एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आप देखें कि अर्थ के बिल्कुल डीप में चले जाएं तो अर्थ के डीप में एक मोल्टन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मैग्मा कहते होते हैं, ठीक है। उस मोल्टन पार्ट को हम लोग मैग्मा कहते होते हैं, ठीक है। तो मैग्मा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उस वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो पोजेस कर रहा होता है, ठीक है। तो उस हीट एनर्जी को जो है वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पाइप्स कुछ इस तरह ड्रिलिंग वगैरह की जाती है या बहुत ज़्यादा डीप ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है, अर्थ में। और ड्रिलिंग को हम लोग कहते होते हैं जियो थर्मल वेल्स कहते होते हैं, ठीक है। और ये ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जाके मैग्मा जो होता है वो इतना डीप ना हो, ठीक है। यानी कि उसको आराम से हम थोड़ा सा भी ड्रिलिंग करके या मैग्मा जो है वो के पास अगर हम टेम्परेचर देखें तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बेसिकली जो जियो थर्मल वेल्स है उसकी कुछ पिक्चर इस तरह होती है, जैसे ये जियो अगर हम देखें तो ये कोई भी जियो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। इस पावर प्लांट में अगर देखें तो यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो पाइप्स के ज़रिए जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ तो मैग्मा है, ठीक है, तो इसकी ड्रिलिंग यहाँ तक की जाती है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे नीचे मैग्मा है, मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मोल्टन पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो पाइप के ज़रिए जो है वो कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। अब कोल्ड वाटर जो है वो द नियर द मैग्मा जब पास होगा तो यहाँ जितना भी वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मैग्मा से मिल रही है, ठीक है। मैग्मा से जब हीट एनर्जी उसको मिलेगी तो वो जो वाटर है वो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हॉट वाटर जो है वो फिर उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर बेसिकली कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा होता है, हीट एनर्जी पोजेस कर रहा होता है। तो आप हीट एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसको फिर अगर आप देखें तो ये जो हॉट वाटर है उसको आप डायरेक्टली हाउसेस में, ऑफिस में हीटिंग पर्पज़ के लिए आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ से जो हीट एनर्जी हमें मिल रही है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास एनर्जी है वो है एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, या आप उसको बायोफ्यूल्स भी कह सकते हैं। बायोमास बेसिकली क्या चीज़ होती है, एनिमल का या प्लांट का जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आप उसको बर्न करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल। और फिर उसके बाद ये जो भी अदर प्लांट है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, वुड है, गार्बेज है, डेड प्लांट्स हैं, तो उसको आप जो है वो बर्निंग के प्रोसेस में उससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो उसमें मीथेन वगैरह होती है। मीथेन जो है वो जब बर्न होगी, बर्निंग का प्रोसेस होगा, तो ऑक्सीजन में जितनी एयर है उसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो फॉर्म करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है कंबस्टन के प्रोसेस में, यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिल रही होती है, स्टीम मिल रही होती है, आप इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया कि एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हो गए, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो मैस एनर्जी इक्वेशन है वो किस तरह होती है, और जो हमारे पास डिफरेंट और एनर्जी के हैं, एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, एफिशिएंसी का प्रोसेस क्या होता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ये हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, उसका पूरा ये एक समरी है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होते हैं वो उसको आप कैसे क्या कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, बेसिकली क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या चीज़ होती है, ठीक है, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोफ्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे प्रॉब्लम्स भी बताए हुए हैं कि उनकी क्या क्या हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।